बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं झांसी बुंदेलखंड की एक ऐसी वीरांगना जो रानी लक्ष्मीबाई के पर्याय के रूप में जानी जाती हैं। नमस्कार सीमा। सीमा जी, ऐसा क्या आपने किया जो हर मंच से आपको सम्मानित किया गया, शासन प्रशासन सबसे? क्या आपने ऐसी उपलब्धि रही आपकी जो आपको जगह जगह आज भी वर्षों से मैं देख रहा हूँ सम्मान मिल रहा है? उसका मैं सबसे पहले अपना जीवन परिचय बताऊंगी। मैं ग्वालियर की, मेरी जन्मभूमि कर्मभूमि ग्वालियर की रही है और मेरी शिक्षा पूरी ग्वालियर की रही है। मैंने एमफिल पॉलिटिकल साइंस से किया, पीएचडी, जिसे प्री पीएचडी बोलते हैं, सिंधिया गर्ल्स कॉलेज की पढ़ी हूँ। एनसीसी कमांडर, आकाशवाणी सिंगर और खो खो चैंपियन ग्वालियर में रही हूँ। तो इतनी पढ़ाई करने के बाद ये सब कुछ पढ़ाई करते और मैं शुरू से ही बहुत एक्टिवनेस थी। तो है ना, जब मेरे पापा रिटायर हुए तो हम अपने घर में नए घर में गए और गांव में, गांव नहीं, मतलब ग्वालियर में ही घर बना था। तो वहाँ घर बना, तो वहाँ पे हम लोग हैं, तो वहाँ डकैती पड़ी। तो शहर में डकैती पड़ी? हाँ, क्योंकि ग्वालियर जो एरिया है वो चंबल का ही एरिया, मुरैना ग्वालियर भिंड, ये एरिया में डाकू रहते हैं। तो वो वहाँ उन्हीं के लोग अपने लोगों को बुलाते हैं और डकैती कराते हैं। तो ऐसा था, तो सर्दी का टाइम था, तो मेरे जहाँ घर बना था वहाँ से आधे पल्ला की पुलिस चौकी थी। पुलिस चौकी जाने के लिए मैं ऊपर से कूद गई कि ना, जब मारपीट हो रही थी सबको, तो मैंने ऊपर से कूद के और भाग गई, क्योंकि पुलिस चौकी का बल्ब दिखा मुझे। तो मैं वहाँ ऊपर से कूदी, उनसे बचते बचाते, उनको मालूम नहीं पड़ा कि ये लड़की, एक कोई लड़की निकल चुकी है और वो छत पे भी चली गई, उनको नहीं। तो मैंने ऊपर से देखा तो 3 बाहर दिख रहे, जबकि अंदर मैंने कर्टन से 2 कर्टनों के बीच में दुबली पतली तो थी, तो मैंने देखा कि अरे यहाँ तो और दिख रहे हैं। तो मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला, सीढ़ियों वाला, और ऊपर चढ़ के मैंने देखा क्या करूँ। तो पोर्च की तरफ देखा तो उधर भी, तो मैं पीछे साइड से कूद गई होंगी। उधर खंडे पड़े हुए थे, वो कहीं दूसरे मकान के थे। तो मैं ऊपर से जब कूदी तो मुझे ये पता था कि मैं पुलिस चौकी जा रही हूँ, ऊपर से कूद रही होंगी तो मेरी पैर की हड्डी टूटी, क्योंकि मैं खंडे में कूद रही हूँ। तो मेरे दीवार से लगे हुए खंडे थे, वो भी नींव, किसी के नींव के बने हुए। तो जो मैं कूदी तो मेरी एकदम, मतलब मुझे नहीं पता पड़ा कि रीढ़ गिरी, लेकिन मैं ये सोची जब कूदी तो मैं एकदम ऐसे सीधे पीठ के बल गिरी और ऐसा लगा जैसे किसी ने गिरा दिया। और जब मैं उठूँ तो उठा नहीं पाऊँ, पैर एकदम भारी हो गए। मैं समझ नहीं पा रही क्या करूँ, क्यों नहीं उठ पा रही हूँ मेरे। और मुझे ऐसा, वो अंधेरा सा था, अमावस की रात। कितनी एज थी उस समय आपकी? उस समय मेरी 24 साल की रनिंग थी और मैंने क्योंकि एमफिल कर चुकी थी और मेरा है ना, मतलब जेसीबी कॉलेज में लेक्चरर पोस्ट पर 25 मार्च को जा रही थी और 30 मई की मेरी शादी तय हो गई। फिर क्या हुआ? तो फिर मैं जब कूदी तो फिर मेरे ब्लड निकला था मुंह से, और ये मैं सोचूं, मैं ये भी नहीं समझ पाई कि ये ब्लड है क्या है। मैंने लेकिन नमके सा मुँह लग रहा था, यहाँ से जहाँ देखो तो हाथ चिपचिपे हो रहे थे मेरे। तो मैंने खटके से अपना पेट के बल पलट गई। सीमा जी, जब आप थाने में पहुंची या चौकी में पहुंची तो वहाँ क्या हुआ? वहाँ बस सूचना देने के बाद सस्पेंस हो गई और पुलिस आई और पुलिस फोर्स आई पूरी, फिर उसमें से डकैती पकड़े गए, ये हुआ। और आपकी शारीरिक स्थिति क्या रही? मैं एक महीने ग्वालियर में हॉस्पिटल में रही, सरकारी हॉस्पिटल में, वहाँ तो जीजा माता हॉस्पिटल में रही। उसके बाद फिर मैं 1 महीने बाद डॉक्टर ने कह दिया कि इसके बेड सोर हो गई हैं अब सीमा के, और अब ये 4 दिन की मेहमान है, आप इनको ले जाओ। उधर मेरे मामा ना एशिया का माना हुआ सफदरजंग में है ना डॉक्टर थे, अब रिटायर हो चुके हैं, डॉक्टर BK शर्मा। तो उन्होंने कहा सीमा को भेजो। और मेरा एक मामा साइंटिस्ट है, वो भी रिटायर हो गए, और एक मेरे मामा जो है डायरेक्टर जनरल से रिटायर हुए हैं मिलिट्री में। तो उन्होंने कहा सीमा को भेजो सीमा। तो मैं फिर तार से मुझे ले जाया गया 1 महीने बाद। तो फिर वहाँ पे सफदरजंग में मेरा
को रखा। फिर वहाँ मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद रीढ़ की हड्डी का? रीढ़ की हड्डी का मेरा ऑपरेशन हुआ। पूरी मेरी पूरी पीठ कटी हुई है, और फिर नीचे हिप्स के पास पूरा बेड सोर है, जो मेरा पूरा मतलब अगर मेरी पीठ देख ली किसी ने तो वो डर जाएगा, इतनी पीठ खतरनाक कटी हुई है। पीड़ा सही है? हाँ, कटी हुई है, और बेड सोर उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, जो देख नहीं सकते मेरी पीठ को कोई, तो है ना। इस तरह से फिर ऑपरेशन हुआ, फिर सेंसेशन पेन। उसके बाद जो ऑपरेशन के 8 दिन बाद जो सेंसेशन पेन आए, वो इतने पावरफुल आए कि उसमें 3 बार मेरी डेथ हुई है। अच्छा। हाँ, 3 बार मेरी डेथ हुई है। और उसमें वैसे सेंसेशन पेन में इंसान चला ही जाता है, वो पेन इतने पावरफुल होते हैं कि हड्डी टूटती ना, उससे भी ज़्यादा खतरनाक, उसमें इंसान चला भी जाता है। और मैं उसको दुबली पतली थी, बहुत दर्द सहती थी, बहुत 48 घंटे कंटिन्यूस दर्द चिल्लाती थी। जब तकिए लगा दिया तो तकिए को फाड़ देना, और है ना मतलब चीखती थी उस समय। मेरे दिमाग में ना स्पोर्ट में इंजेक्शन देके मेरे ब्रेन को बेहोश किया जाता था, सेंसलेस हो जाती थी, फिर उसमें चली जाती थी। ऐसा कितने दिन चला? ऐसा 4-5 साल तक तो लगातार ऐसा चला। और फिर उसके बाद अभी भी मैं आपसे जो बात कर रही हूँ, ब्रेन से सेंसेशन पेन आते हैं। जब तक मैं जगती हूँ तब तक सेंसेशन पेन सहती हूँ। मैं कहीं जा भी रही हूँ, कहीं बात भी कर रही हूँ, कहीं मतलब जग रही हूँ तो सेंसेशन पेन सह रही हूँ। लेकिन उस समय ताज़ा था तो मैं सह नहीं पाती थी। और अब आपको आदत पड़ गई? अब दर्द की आदत पड़ गई है, और अब मेरे सामने कितने बड़े से बड़े दर्द आ जाएं, बड़ी से बड़ी परेशानियां, मैं बहुत अच्छे से मुकाबला करती हूँ, और मुझे कोई है ना। सीमा जी, आपको शासन प्रशासन ने सब जगह सम्मान दिया, कहाँ कहाँ आप सम्मानित हुए? मैं है ना रेलवे से जब ग्वालियर में थी तो रेलवे वालों ने सम्मानित किया था, डिवीजन के झांसी तो पूना डिवीजन का रेलवे का है, तो उन्होंने सम्मानित किया था। फिर उसके बाद जब मैं 4 साल में ग्वालियर में डकैती के बाद रही हूँ, फिर झांसी हम आ गए। 19 जनवरी 2000 को हम झांसी पे आ गए, और यहाँ पे मैं जब यहाँ आई तो मैं यहाँ की गली भी नहीं जानती थी। मेरे पीछे क्या गली है, मेरे सामने कौन रहते, मैं नहीं जानती थी। मैं तकलीफ में बहुत थी। फिर धीरे धीरे मैं यहाँ इम्प्रूवमेंट करने लगी। फिर उसके बाद मैं लेटी सॉफ्टवेयर सिखाती, पड़ोस की लड़कियाँ आती थी, कुछ लेटी अपना टाइम तो पास करना। पीएचडी लड़की क्या करेगी, पैर भी चले गए, शिक्षा भी चली गई। अब शिक्षा ही थी, बाकी तो मेरा सब कुछ चला गया, लेकिन शिक्षा जो थी वो ही उसने मेरा साथ दिया। तो फिर मैं सीमा के बारे में पता कैसे चला समाज को? वो ऐसे पता पड़ा कि जब मैं ना खिलौने बनाती तो लड़कियां ना आती थी, तो मुझसे मिलती थी। तो और जब मेरी लड़कियां घर अंदर आई तो उसने, और वो बोलती, दीदी क्या ये आपने बनाया है? ये बड़ा सुंदर चीज़ है, ये खिलौने किसने बनाया? लेकिन मैंने बनाया है। तो कैसे बनाया? मैंने कि ऐसे बनाया। हमें सिखा देंगी? मैंने ठीक है सिखा दूँगी। उस समय मेरे पास खुद पैसे की बहुत कमी थी, क्योंकि डकैती बढ़ी हुई थी, और मुझको लगता था कि मैं अपना कुछ नहीं, तो मैं कटिंग बैठ के सिखाती थी। 2004 की बात है, और लेट के मैं सिलवाती थी इस तरह से। और उस समय मैं 60 रुपये लेती थी, और ऐसे करते करते 100 रुपये हो गए, ऐसे करते। और मेरी ये चर्चा कहाँ से कहाँ पर गई। 2004 में पहले एग्जीबिशन मेरे को बुलाया, एग्जीबिशन लगी। 2006 में लगी, तब तो मैं बहुत तकलीफ में थी, तब भी मेरी एग्जीबिशन लगी। और जब मैं पहली बार राजकीय संग्रहालय में पहुंची तो पूरा झांसी उड़ा था, पूरी झांसी की मीडिया आई थी, और है ना, और इतना जो मेरे को झांसी की जनता ने जो गोद में प्यार दिया है। आज वो झांसी की जनता मेरी शक्ति हो बन गई, और आज झांसी की जनता, झांसी की मीडिया और झांसी प्रशासन ने जो मुझे सहयोग देते हैं, मैं मरते दम तक ऋणी रहूँगी। आपको सम्मान, बड़े बड़े सम्मान मिले, उसके बारे में भी बताइए हमारे दर्शकों। हाँ, तो मुझे जो पहले सम्मान है ना यहाँ पे संगठनों द्वारा दिए गए, और ऐसे पॉपुलैरिटी होती चली गई मेरी। और मैं 2010 में मिलिट्री में व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान में काम करने लगी, और उनको जो महिलाएं थी, उनको पुअर वर्ग की महिलाएं, उनको संस्थान में वो आती थी, उनको सिखाती थी। मैं टीचिंग में जाना चाहती थी, तो क्योंकि मैं पीएचडी, तो उन्होंने जो
सीओ साहब थे, उन्होंने मुझसे पूछा सीमा तिवारी जी आपको कोई हाथ का हुनर आता है? तो मैंने कहा मेरे को तो वहाँ आता है, तो एक आध चीज़ ला के दिखाओगी? मैंने कही मैं दिखा दूँगी। तो मैं 2 मारुति वैन भर के ले गई, मेरे पास इतना सामान था, हुनर का सामान था। जब मैं उनको दिखाती तो वो उनका पूरा तो ऑफिस भर गया। फिर उनके वर्कर आए पूरे बना ऑफिस के, उनको हाथ में, उनके हाथ में, सबके हाथ। तो वो इतने, तब उन्होंने कहा इस लड़की के लिए वेबसाइट प्रशिक्षण संस्थान खोला जाए और उसमें है ना हुनर सिखाया जाएगा। तो फिर वहाँ सिलाई भी तो जो सैनिकों की पत्नियां होती थी उनको आपने हाँ शिक्षित किया। और गांव के आसपास की जो वहाँ लगे हुए मिलिट्री के आसपास जो गांव लगे हैं वहाँ की ना महिलाएं आके सीखती थी। तो और इस तरह से बढ़ती गई। फिर इसी बीच में लोकमत 10 जून 2012 को मुझे है ना लखनऊ में लोकमत जो राजस्थान का सबसे बड़ा पेपर, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पेपर, हाँ, तो वहाँ उन्होंने मुझे इंदिरा गांधी प्रशिक्षण भवन बुलाया गया और मैं वहाँ गई और वहाँ सम्मानित हुई। यहाँ तो मेरे को बहुत सम्मान यहाँ मिलते रहे मुझे। फिर मैं पहला जो बाहर से सम्मान लिया वो, फिर यंग अचीवर्स अवार्ड अमर उजाला जो पूरे इंडिया से चुना गया था, उसमें 10 महिला चुनी थी, उसमें मेरा नंबर था, चौथा नंबर था मेरा, मेरी कहानी के कारण और मैं जो काम करती हूँ उसके कारण था। तो वो मेरे को फिर उसके बाद 2000 मैं बाहर की बता रही हूँ, 2015 में मेरे को मुख्यमंत्री द्वारा यश भारती के तहत महारानी अहिल्याबाई होलकर वीरता पुरस्कार दिया गया। कौन थे उस समय मुख्यमंत्री? आपके माननीय अखिलेश यादव जी थे, सीएम थे, तब मुझे बुलाया गया उसमें। फिर उसके बाद राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया गया वो मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और फिर उसके बाद मेरे को, मैं वो सेलेक्टेड बता रही हूँ आपको, फिर ना महिला आयोग का मध्य प्रदेश में मुझे दिया गया ग्वालियर में, और लता वानखेड़े जी ने मुझे दिया था, महिला अध्यक्ष जो है उन्होंने दिया था। फिर इसके बाद मेरे को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला और सरकार से मैं सरकारी भी कुछ काम करती हूँ, तो डीएम साहब ने मेरे को मतलब स्वीप आइकन बनाया मतदाता जागरूक उसमें, तो वो मुझे मिला। अभी है ना नारी शक्ति सम्मान मिला है मेरे को, सशक्त नारी सम्मान मिला है, और ऐसे बहुत सारे सरकारी पुरस्कार जो मिले कि सीमा जी, पुरस्कारों की तो आपकी बहुत बड़ी फहरिस्त है। इसमें कहीं आपको आपके जीविकोपार्जन के लिए या आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक लाभ भी शासन प्रशासन से मिला? यस, जब मैं पहले तो मैं ये बताती हूँ कि जब मैं मिलिट्री में कर रही थी तो ना वहाँ पे मेरे को अर्निंग मतलब हुई मेरी 6000 मुझे मिलते थे, और उसमें 3000 में 3 व्हीलर को 3000 मेरे बच जाते थे। तो ऐसे करके मैंने फिर मेरे 6 से 8 हुए, 8 से 12 हुए, ऐसे करके फिर बढ़ते गए मेरे। तो मुझे कभी किसी से जब मैं लेट के यहाँ से गाती तब मुझे किसी का मैंने अर्निंग नहीं करी, और मैंने अपने बल पर आत्मनिर्भर बनी है। और इसलिए मैं कहती हूँ कि मैं जब दिव्यांग हो गया आत्मनिर्भर बन सकती हूँ तो चलने वाली महिला क्यों नहीं बन सकती? बस अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है। और इसके बाद मैं स्टील अथॉरिटी 5 साल के बाद मैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में असिस्टेंट अकाउंटेंट बनी। हाँ, वहाँ मैंने 1 साल काम किया, लेकिन मेरी कार खरीदी थी मैंने, तो मेरे हाईवे पे मेरा एक्सीडेंट हो गया, ब्रेन और ब्रेन में चोट आई, उंगलियां कुचल गई थी, हेड इंजरी अंदर हुई थी। फिर ड्राइवर चला रहा था। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मेरे पास हाथी है और बोलने के लिए मुंह है, और ये हाथी चले जाएंगे तो फिर तो बहुत मुश्किल आएगी। तो सबने घर ने मना किया, तो मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने अपना उड़ान एनजीओ जो चल रहा था 23 मार्च 2012 को जो ना एग्जीबिशन लगी थी, एक बार मतलब 2004 में लगी, 2006 में लगी, 2010 में लगी, 2011 में लगी, 2012 में माननीय झांसी कमिश्नर सत्यजीत ठाकुर जी थे, कमिश्नर साहब थे, तो उन्होंने फीता काटा। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सीमा तिवारी जी, ये आपकी इतनी सुंदर बनाते हो, आपने कोई एनजीओ बनाया कि नहीं बनाया? तब मैंने कहा कि नहीं, तो आप क्या करना चाहते हैं? मैंने कहा मैं बहुत लंबी उड़ान भरना चाहती हूँ। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे एनजीओ का नाम ही उड़ान है।
और आप एनजीओ में। तो तब मैंने 23 मार्च को उड़ान एनजीओ रजिस्टर कराया और उसमें फिर मैं आज ये है कि वो उड़ान का नाम ही जिसके पैर विपरीत है, जो लड़की चल नहीं पाती है लेकिन वो अपनी एक्टिवा पे उड़ उड़ के कभी इस गांव, कभी इस स्लम मतलब झुग्गी एरिया में जाके, कभी इस गांव में जाके, कभी इस शहर के किसी जगह जाके सिखाती है। तो इस तरह से उड़ान भरी। तो एक बात कहना चाहती हूँ, जब डकैती पड़ी तो मैं सारा सब कुछ हो गया, शादी नहीं हो पाई, जॉब लेक्चरर पोस्ट के लिए जा रही नहीं हो पाई, सब कुछ खो दिया मैंने। लेकिन मेरे पास एक शिक्षा थी, मेरे पैर भी चला गए, शरीर ने भी धोखा दे दिया मेरे। और जब शरीर सब कुछ, जब आपके कोई शरीर भी धोखा दे दे तो आपकी परछाई भी आपका धोखा देती, अपने भी साथ नहीं देते, आप परछाई धोखा दे देती। फिर लेकिन मेरे पास एक शिक्षा थी और उस शिक्षा के बल पे जब मैं यहाँ आई तो मैं मायावती जी थी मुख्यमंत्री, उनको लेटर लिखते थे और प्रतिभा पाटिल जी जो राष्ट्रपति थी महादेव जी थी, उनको एक महिला ही महिला की पीड़ा को समझ सकती है और ये लेटर में लिखा करती थी उनको। तो उनका लेटर, तो उनके सचिव का फ़ोन आया, प्रतिभा पाटिल जो हैं उनके सचिव राष्ट्रपति थी, उनका फ़ोन आया मेरे पास कि आपका लेटर आया था और आपने जो काम है और वो काम, और हमने प्रधानमंत्री जी को, तो फिर प्रधानमंत्री जी के क्या अपील की थी उनसे आपने? अपील हमने क्या हुआ था कि एक न्यूज़पेपर में एक आया था कि आना जिनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, यहाँ संघर्ष की कहानी यहाँ से और कठिन चली मेरी। वो तो चली रही थी, दर्द सह रही, सब कुछ बहुत परेशानियाँ सह रही थी। जब मैंने उसमें पढ़ा कि लखनऊ में सहारा हॉस्पिटल में वो फलाने डॉक्टर बॉम्बे से आते हैं और वो उनका ये था कि वो रीढ़ की हड्डी जो टूटती है वो उसकी स्टेम सेल थेरेपी से करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। स्टेम सेल थेरेपी वो होती है जो एक माँ जो बच्चा पेट में होता है उसका कोई पदार्थ वो निकालते हैं और उससे उसको जोड़ा जाता है नर्व को। तो मैंने अपने पापा से कहा, तो मैं वहाँ लखनऊ गई, उनको दिखाया, तो फिर उन्होंने लाखों की बात करी कि इतने लाख का होगा, मतलब 20-25 लाख की बात करी उन्होंने। इतना अब मैंने जो आपके दायरे से थे, तो मैंने कहा अब मेरे परिवार तो शांत बैठ गया, लेकिन मुझे था कि मेरे को ठीक होना है और मैंने ऐसा काम किया है जहाँ प्रशासन को, जहाँ पुलिस होनी थी वहाँ मैं थी। तो अब मैं तो काम कर चुकी हूँ और टूट चुकी हूँ। अब यहाँ पे सरकार, चाहे वो मैं भारत की बेटी हूँ और भारत की बेटी होने के नाते चाहे मैं एमपी में रहूँ या यूपी में रहूँ या कहीं भी स्टेट में रहूँ, अब भारत की बेटी को सरकार को देखना है, चाहे वो स्टेट की हो या नेशनल की हो, है ना। तो मैंने अपना लेटर लिखना शुरू किया मायावती। तो क्या हुआ, उनके सचिव ने बोला कि ना मैं डीएम साहब को देती थी, राजशेखर उस समय डीएम साहब थे और वो मेरा बहुत हेल्प करती थी, कि मेरी बहुत हेल्प करी। और मेरे उस समय धूप होती थी तो जून का महीना होता था, मैं व्हीलचेयर चलाती थी थोड़ी दूर दूर तक भी, तो मेरे हाथों में फफोले पड़ गए। तो डीएम साहब ने देखा तो उनके और मेरे हाथों में फफोले देखे तो उन्होंने कहा कि आप अब आना नहीं, आपको जो भी बात कहें लिख देना, फ़ोन नहीं करना, क्योंकि मैं मीटिंग में बैठा हूँ नहीं उठा पाया, तो और तो मुझे मैसेज कर देना, मैं पढ़ लूँगा और फिर जो भी कहा। तो उस समय मैं लेटर लिखती थी, फिर वो फॉर्मेलिटी मांगते थे मुझसे कि आपका आधार राशन कार्ड का वो बनवाओ, आप ये फैक्स करो, आप ये करो। तो मैं वो डीएम साहब को बोलती थी, तो वो डीएम साहब वो फॉर्मेलिटी मेरी पूरी करते थे। तो मैंने मायावती जी को भी लेटर लिखा, तो उन्हें उसमें क्या 25,000, तो मैंने कि 25,000 से क्या होगा, मेरा तो 25 लाख का है। तो उन्होंने कहा, फिर मायावती जी को, तो उनके सचिव का फ़ोन आया, तो मैंने कहा ठीक है, आप हमारा इलाज नहीं कर सकते हैं, मैंने तो आप कर दिया, जो काम करना था कर दिया, लेकिन अब आपका है काम है मेरे को ठीक करना, तो है ना, स्वास्थ्य के बारे में। तो मैंने कहा, उनसे कहा कि आप
मेरा इलाज कराइए, नहीं तो मुझे मर्सी डेथ दी जाए। उन्होंने कहा कि मर्सी मतलब इच्छा मृत्यु दी जाए। तो उन्होंने कहा इच्छा मृत्यु हम कैसे दे सकते हैं, वो तो मैंने कि वो जिले के अधिकारी हैं और आप मुख्यमंत्री जी के सचिव हैं, तो आप मायावती जी से कहिए कि वो मुझे मृत्यु दे, इच्छा मृत्यु दे, मैं इच्छा मृत्यु मांगती हूँ। तो उन्होंने कहा, फिर लेटर आया कि सीमा तिवारी कहीं भी ऑपरेशन कराएंगी तो हम इलाज करेंगे, उसका पूरा वो करेंगे। इधर प्रतिभा पाटिल जी को मैंने लिखा था, तो उन्होंने भी कहा कि सीमा तिवारी जहाँ भी, मुख्य प्रधानमंत्री जी का लेटर आया कि सीमा तिवारी जहाँ भी कराएंगी उसका इलाज। तो स्वास्थ्य मंत्री आए, झांसी आए हुए थे, अब्दुल कलाम जी, ऐसे नहीं, अब्दुल कलाम नहीं, कोई ऐसे कोई हैं, तो वो आए हुए थे। तो उन्होंने कहा सीमा तिवारी का इलाज, जब उनको भी मालूम पड़ा कि सीमा तिवारी का ऐसा बात है, तो उन्होंने कहा कि सीमा तिवारी का इलाज पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी होगा हम कराएंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, प्रदीप भाई साहब थे उस समय ग्रामीण राज्य मंत्री थे, तो उन्होंने आदित्य जी जो थे वो ग्रामीण राज्य मंत्री थे, तो उन्होंने जब लेटर देखा राष्ट्रपति जी का, प्रधानमंत्री जी का, मायावती जी का, तो उन्होंने कहा मैं लेके जाऊंगा एम्स। मुझे एम्स बुलाया गया। एम्स में मुझे मेरे ऊपर छोड़ दिया कि आप कौन से हॉस्पिटल, तो एम्स। तो उन्होंने एम्स के डायरेक्टर से फिर प्रदीप भाई साहब अपने घर लेके गए। फिर वहाँ से एक दिन पूरा मेरे लिए उन्होंने पूरा दिन खराब किया, और फिर एम्स के डायरेक्टर ने बोला से मिलवाया। फिर उन्होंने कहा कि अब तो ये अभी हो नहीं सकती, पूरे वर्ल्ड में भी अभी सक्सेस नहीं है, इसलिए स्टेम सेल थेरेपी नहीं हो सकती। फिर उन्होंने पूछा कि क्या, तो मैंने कि मैं फिर कुछ ऐसा कि मैं घर में नहीं बैठ सकती, क्योंकि मैं प्री PhD करी हुई हूँ, गल्फ पे मैंने थीसिस लिखी हुई है, मुझे ऐसा कुछ काम करना कि जिससे मेरा अपना भी स्वावलंबन की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर प्रदीप भाई साहब के द्वारा मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मिलिट्री में लगी थी, और फिर उन्हीं के फिर बेनी प्रसाद जी आए थे, 5 साल यहाँ के, फिर बेनी प्रसाद जी आए, तो वो इस्पात मंत्री थे, तो उन्होंने मेरे को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में लगाया। फिर मेरा ये हो गया, एक्सीडेंट हो गया भाई साहब। फिर मेरा एनजीओ तो 2012 से चल ही रहा था, तो फिर मैंने कहा कि अब मेरा एक्सीडेंट दोबारा हो गया, अब मेरा ब्रेन में भी हाथ भी कुचल गया, ये हाथ ही मेरी शक्ति है। तो फिर मैंने वो छोड़ के फिर एनजीओ में पूरा उसी में ध्यान दिया। जब मेरे को 2015 में अवार्ड मिला, मुख्यमंत्री जी ने दिया महारानी अहिल्याबाई, जो पहला महारानी अहिल्याबाई अवार्ड में है, अभी तक किसी को नहीं मिला है। तो उसमें फाइनेंस भी होता है, गवर्नमेंट जो अवार्ड मिलते हैं उसमें फाइनेंस होता है, तो उस फाइनेंस को मैंने कर दिया, फिक्स कर दिया। उसका जो आता है उससे मैं ऐसे जितने भी अवार्ड मिले हैं उसमें जो फाइनेंस हुआ गवर्नमेंट के, तो वो मैंने फिक्स कर दिया अपनी जॉब। और स्वाभिमान की ज़िंदगी जो शुरू से जो लड़की सीमा तिवारी लेट के तब मैं लड़कियों को सिखा रही थी, तब नहीं लिया तो अब क्या लूँगी। तो मेरा ये कि जैसा कि आपका एनजीओ है और एनजीओ में आप बच्चों के टॉयज वगैरह बनाना सिखाती हैं, तो वहाँ किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको झेलनी पड़ती हैं? वहाँ एक्चुअली क्या होता है कि महिलाओं को इकट्ठा करना होता है, और है ना, फिर उनको समझाना होता है, क्योंकि हम पहली बार कहीं जाएंगे तो हमको उनको बताना होता है। तो हम टॉयज़ लेके जाते हैं मटेरियल, कि हम बताते हैं कि देखो हम इस तरह का टॉय सिखाएंगे, इससे आपकी अर्निंग होगी, और हम आपको सामान देंगे। फिर कोई बोलेगा कि हमें भाई ये वाला टॉय चाहिए, तो हम आपको वो सामान दे के जाएंगे, आप बनाएंगे और मेरा सामान होगा, और फिर जो मेहनताना है वो बिकने के बाद वो आपका मेहनताना आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये है, तो वो मान जाती हैं, फिर वो करती हैं। लेकिन और अपने एक्टिवा पे कई बार ऐसा होता है कि मैं एक्टिवा पे सिखाती हूँ, क्योंकि गोद बिठाना, क्योंकि एक बार बैठ गई एक्टिवा पे तो मैं फिर नहीं खड़ी तो हो ही नहीं सकती हूँ। मैंने अपनी शिक्षा को अपनी शक्ति और अपनी दिव्यांगता को अपनी शक्ति माना और शिक्षा को अपना हथियार बनाया, क्योंकि मेरी ये जो शिक्षा थी ना, इसी से लेटर लिख लिख के मैं बाहर इधर और प्रशासन में सब जगह देती थी और बोलती थी।
सीमा जी, आपने इतना कुछ संघर्ष किया, आमतौर पे लोग टूट जाते, टूट तो आप तभी गई थी जब आप छत से गिरी थी। क्या लगता है नई पीढ़ी को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं यही बोलना चाहूँगी, ये जब हमारा जन्म लेते हैं और बढ़ते जो हमारे पास सामने कठिनाइयाँ आती हैं, ये हमें सिखाने के लिए आती हैं। हर कठिनाइयाँ सिखाने के लिए आती हैं, तो आपको उस समय घबराना नहीं है, विवेक से काम लेना है, दिमाग से काम लेना है कि हमें इस कठिनाई का कैसे सामना करना है, और उस समय बिल्कुल शांत मन से उसको सोचो और फिर आगे बढ़ो, और उस आपको जरूर सॉल्व होगा, और वो कठिनाई आपको सिखा के जाएगा। उसमें आपको रास्ते निकलते हैं। उसमें जब कांटे आते हैं ना, तो कांटों के जो कांटे होते हैं ना, कांटों में ही सुंदर सुंदर फूल लगे होते हैं, और उन्हीं में सबसे ज़्यादा खुशबू होती है। तो वो जो खुशबू होती है ना, वो आपको संघर्ष वो सिखाता है। कांटे जो है ना, वो संघर्ष है, वो आपको सिखा रहा है। और मेरा एक मैसेज है, कल जब मैं परसों सीएम साहब से मिली थी, मैं झांसी प्रशासन का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मेरे स्टॉल को लगवाया, और जिला उद्योग के जो सुधीर श्रीवास्तव जी हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। उन्होंने मेरे को आमंत्रित किया, क्या उन्होंने ही बोला था, और मैंने लगाया, और मेरा एक जो सपना था, और मैं उस समय वो सपने को नहीं बोल पाई, और वो बहुत छोटा सपना था, और वो समाज के लिए ही था, मेरे लिए। मैंने तो अपने संघर्ष से बहुत कुछ, क्या कहना चाहती थी, बोलिए। तो मेरा एक ही था सपना कि जो मैं अभी सशक्त नारी जो चल रहा है, नारी शक्ति अभियान चल रहा है, उसमें यही बात है कि महिलाएं अपनी बात नहीं कह पाती। जब चलने वाली महिलाएं नहीं कह पाती, तब दिव्यांग महिलाएं तो अंदर ही रहती हैं, वो तो बाहर भी नहीं निकलती हैं, और उनकी शारीरिक, मानसिक स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय होती है। मैं तो शिक्षित हूँ, तो मैं तो इतनी आगे बढ़ गई, अपनी आवाज़ लिख के, बोल के, अपनी, वो तो बेचारी बोल भी नहीं पाती हैं। अगर मेरी आज अगर सीएम साहब से मैं हाथ जोड़ की गुजारिश है कि वो, मैंने जो दर्द फील किया है, वो दर्द में उन विकलांग लड़कियों में, विकलांग महिलाओं में भी देखती हूँ, क्योंकि मैं विकलांग लोगों के पास जाती हूँ, उनके लिए काम करती हूँ, उनके जो ज़रूरत है, उनको ज़रूरतें पूरी करती हूँ। क्योंकि जो अवार्ड का पैसा जो मिलता है, मैं वो पैसा उन लोगों के लिए, मैं अपने लिए नहीं है, वो मैं उन्हीं के लिए। और जब मैं मर भी जाऊंगी, तो जो पैसा है वो जो सरकार ने दिया, सरकार के ही पास जाएगा, मेरी किसी फैमिली के पास नहीं जाएगा। तो मेरा यही सपना है कि अगर वो एक लड़कियों के लिए आश्रम खोल दें, दिव्यांग आश्रम गर्ल्स के लिए, तो वो वहाँ पढ़ेंगी, और जो लड़कियाँ तो वहाँ पढ़ेंगी, और जो काफ़ी एज वाली हो गई हैं, अब वो पढ़ाई लायक नहीं रही हैं, तो उनको हुनर सिखाया जाएगा, वो उनको हुनर सिखाएंगे, और जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उन्हें वहाँ वहीं रहें, अपना घर छोड़ के आए। पूरे बुंदेलखंड की लड़कियां वहाँ झांसी में आश्रम बने, पूरे बुंदेलखंड की दिव्यांग लड़कियां वहाँ पे जो पुअर घर से हैं, वो आके वहाँ रहें, पढ़ें, और वहाँ ही स्कूल हो, वहीं पढ़ें, और वहीं है ना हुनर भी सीखें, और स्वावलंबन बन के स्वाभिमान की जिंदगी जिएं। एक दिव्यांग का मतलब दिव्य शक्ति होता है। एक व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति नहीं समझ सकता कि एक दिव्यांग होना क्या होता है। हर दिन का, रोज का जो संघर्ष होता है ना, वो नहीं समझ पाएगा। मैं दिव्यांग होने के बाद 24 साल की रनिंग में जो दिव्यांग हुई थी, मुझे समझ आया कि दिव्यांग क्या होता है। एक दिव्य शक्ति जरूर भगवान हमको देते हैं, जो पोलियो ग्रस्त होते हैं उनको दिव्य शक्ति देते हैं, लेकिन कितना संघर्ष करेगा, उससे पेट नहीं भरता। सरकार ने जो 500 रुपये दिए हैं हर महीने के, 500 रुपये से उनका गुजारा नहीं होता। चलो राशन भी देते हैं, उनकी दवाई के लिए भी होता है, लेकिन है ना, फिर भी इतना नहीं, कुछ और भी उनके लिए विचार किया जाए। क्योंकि विदेशों में जो दिव्यांग होते ना, वो दिव्यांगता महसूस नहीं करते, क्योंकि कंपनियां और प्रशासन, वहाँ के लोग इतना कुछ करते हैं कि उनको महसूस ही नहीं होता कि हम दिव्यांग हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा है कि यहाँ पे
हाँ, इस बात को थोड़ा अपेक्षित मानते हैं। अपेक्षित मानते हैं। और हे दृष्टि से बेचारा, ये बेचारा शब्द दिव्या के लिए कभी ना करें, क्योंकि वो बेचारा नहीं है। अगर बेचारा है तो आप उनके लिए ऐसा कुछ करके करो। हर व्यक्ति, अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति कहते हैं ना कि बेचारा, तो बेचारा या बेचारी, तो बेचारा ना बोल के उसके लिए अगर कुछ कर दो जिससे वो अपना एक अर्निंग करने लगे, तो वो एक रोजगार चलाने लगे, तो उसके लिए मैं दिव्यांग लोगों से कहती हूँ, जैसे उनसे कहती हूँ कि आप सूखा काम करिए, आलू रख लिए, वो 15 दिन खराब नहीं होंगे। प्याज उनको इस तरह से मोटिवेट कि जिससे, और एक ही जगह बैठ जाओ। आप सप्ताह भर का सामान आप में, आपको जरूरत है, मैं पैसा दूंगी, तुम पूरा लेके आओ, 1 महीने का पूरा दूंगी पैसा, और तुम अपना ये काम रोजगार चलाओ। आप दिव्यांग होते हुए भी उनके प्रति ज्यादा संवेदनशील। हाँ, संवेदनशील है कि मैंने वो दर्द महसूस किया, तब मुझे समझ आया दिव्यांग कोई ऐसा वैसा नहीं है। दिव्यांग का में संघर्ष बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, और मैंने ऐसे ऐसे संघर्ष किए हैं जिसको मैं बयान भी नहीं कर सकती। तो ये थी सीमा तिवारी, जो अपने दर्द को अपनी आंखों की नमी के साथ हमसे बयान कर रही थी। सीमा जी नमस्कार। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।